तो हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहली बार किसी न किसी किंगडम में तो बना ही होगा। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहली बार किस किंगडम में बना, आइए देखते हैं। किस फाइलम में बना, एनिमल किंगडम के किस फाइलम में बना। अगर हम एनिमल किंगडम में चलें अगर एनिमल किंगडम में चलें तो कुल 11 फाइलम है। कितने फाइलम है? 11 फाइलम है। और 11 फाइलम में से पहली बार कहां बना? पहली बार बना प्लेटीहेल्मिन्थीज। कहां बना? प्लेटीहेल्मिन्थीज। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स यानी हिंदी में बोलते हैं चपटे कृमि। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है टेपवर्म। क्या एग्जांपल है? टेपवर्म। तो पहली बार इस फाइलम में डेवलप हुआ। ठीक है, उसका कोई नाम भी होगा, उसका नाम है फ्लेम सेल। उसका नाम है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का एक और नाम है सोलिनोसाइट। सोलिनोसाइट्स। इसका एक और नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये फ्लेम के कलर का होता है इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेम सेल। ये फ्लेम के कलर का होता है इसलिए नाम पड़ा फ्लेम सेल। तो पहली बार इसमें बना। तो फ्लेम सेल पहली बार किसमें बनी? फ्लेम सेल बनी प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसमें आते हैं फ्लैटवर्म्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं चपटे कृमि। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है टेपवर्म। और इसमें पहली बार जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना तो उसका कोई नाम भी होगा। नाम क्या है? फ्लेम सेल। क्यों? फ्लेम के कलर का दिखाई पड़ता है। फ्लेम में 5-6 कलर होते हैं ना, वैसे इसमें भी बहुत सारे कलर होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेम सेल। फ्लेम सेल का दूसरा नाम सोलिनोसाइट। तीसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया यानी बहुत कम विकसित वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बहुत कम विकसित है। ठीक है ना? इसका मतलब इस फाइलम के पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं था। बोलो सही है? इसके पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं था और इसके बाद सभी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद के सभी फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। इसके पहले एब्सेंट और इसके बाद में प्रेजेंट। अच्छा, तो ये लोग एक्सक्रीशन कैसे करते थे? वही पुराना जुगाड़। क्या? पूरी बॉडी के सरफेस से कचरे को निकाल दो। कचरा कहां जाता है? शरीर में। कचरा कहां जाता है? शरीर में। और शरीर से जनरल स्किन से निकाल दो। तो यहाँ पे वही तरीका है। क्या? मान लिया ये बॉडी है, 1 मिनट के लिए मान लिया कि बॉडी है और बॉडी के अंदर कचरा भरा हुआ है यानी वेस्ट है। बॉडी के अंदर क्या है? वेस्ट। और चारों तरफ हो सकता है कोई सराउंडिंग हो, पानी हो, ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। तो ये पानी में रहते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर वेस्ट है। किधर जाता है वेस्ट? अंदर की बाहर? अंदर। अंदर से किधर डिफ्यूज होके आ जाएगा? बाहर की तरफ। अंदर का वेस्ट बाहर आ जाएगा। अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अच्छा बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन की परिभाषा क्या है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी। कोई एनर्जी खर्च नहीं करेगा और सीधे देखो चीजें अंदर से बाहर भेज दी जा रही हैं। चीजें अंदर से बाहर भेज दी जा रही है। ठीक है ना? विदाउट एनी प्रॉब्लम। कहां से भेजी जा रही है? ये इंटायर बॉडी सरफेस। कभी कभी बोल देते हैं जनरल बॉडी सरफेस, एक ही बात है। इंटायर बॉडी सरफेस या जनरल बॉडी सरफेस। तो इनका जुगाड़ तो हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ना होने के बावजूद ये एक्सक्रीशन करते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। कैसे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ प्रोसेस का नाम भी लिख देते हैं। प्रोसेस का नाम है सिंपल डिफ्यूजन। सामान्य विसरण। कचरा शरीर में ज्यादा है, तुरंत इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कहां से निकाल दिया जाएगा? फ्रॉम इंटायर बॉडी सरफेस। मतलब यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से निकाल दिया जाएगा। कचरा चारों तरफ से निकाला जाएगा, यहां से भी,
यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, सभी जगह से। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहली बार किस फाइलम में बना? प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस को क्या बोलते हैं? फ्लैट फॉर्म्स। प्लेट मतलब फ्लैट, हेलमिंथेस मतलब वर्म। जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं उनमें क्या एक्सक्रीशन नहीं होता? होता है। तो कैसे होता है? बाय इंटायर बॉडी सरफेस या फिर जनरल बॉडी सरफेस, बाय द मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बाय द मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। इनमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन बना? फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट। इनमें बना फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट। और बॉडी में कचरा ज्यादा था तो ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज कर दिया गया। शरीर में कचरा ज्यादा था, इनको डिफ्यूज करा दिया गया बाय द मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द इंटायर बॉडी सरफेस, थ्रू द इंटायर बॉडी सरफेस, ये लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा? एनसीईआरटी ने कहा है इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा और वर्टिब्रेट्स में क्या होगा। इनवर्टिब्रेट समझते हो आप? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम ना हो, इनवर्टिब्रेट्स, हाँ कशेरुकी बोलते हैं। और एक होता है वर्टिब्रेट्स। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम हो उसे बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनके पास ना हो उसे बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनमें पाया जाता है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स पाया जा सकता है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स पाया जा सकता है। जबकि यहां पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि इनमें पाया जाता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो। एक जगह ऑर्गन लिखा है, एक जगह स्ट्रक्चर लिखा है, यानी उसमें पाया जाता है सिंपल फॉर्म और इसमें पाया जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसमें सिंपल ट्यूब्स होती हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स ट्यूब्स होती हैं, राइट। इनमें भी कुछ केसेस एनसीईआरटी ने पूछे हैं, जैसे फ्लैट वर्म का बता दिया मैंने, जैसे मैंने प्लेटी हेलमिंथेस का बता दिया। प्लेटी हेलमिंथेस में क्या पाया गया था? फ्लेम सेल, जिसको सोलिनोसाइट या फिर क्या बोलते थे? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने बताया कि और भी जगह पाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं तक सीमित है, और भी जगह होता है। उसका फार्मूला है, ये और भी जगह पाया जाता है। यहां पे नोट करके एक लाइन लिख दे।
फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलिनोसाइट, नाम आप जानते हो, उसमें 3 बार नहीं लिखेंगे, राइट। तो फ्लेम सेल्स यहां लिख देते हैं स्टार बना के, क्योंकि ये यहीं तक सीमित नहीं है, और भी जगह पाया जाता है। ऑल्सो फाउंड इन और हिंट है हमारे पास पार्क, पार्क PARK, PARC वाला पार्क, PARK वाला ना पढ़ के PARC, इसको भी पार्क ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, पार्क। P फॉर हो जाएगा आपका प्लेटियलमेंथिस, P फॉर प्लेटियलमेंथिस, पहले ही कवर है, मतलब 4 जगह पाया जाता है। यहां पे एनिलिड्स में पाया जाता है, एनिलिड्स में पाया जाता है, और एनिलिड्स में सम लगा देना, ज्यादातर में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है सम एनिलिड्स, ठीक है ना। ये क्लियर दिख नहीं रहा है, इसलिए 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। P से प्लेटियलमेंथिस, A से एनिलिड, लेकिन एनिलिड में किसमें, सम में कि मैक्सिमम में, और R से रोटीफर, रोटीफर्स, और C से सिफेलो कॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट में आता है एम्फिऑक्सस, सिफेलोकॉर्डेट में आता है एम्फिऑक्सस। जब कॉर्डेटा पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज याद कराएंगे दोबारा, इसमें आता है एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस। तो सिफेलोकॉर्डेट में आ जाता है एम्फिऑक्सस। फार्मूला बना पार्क, PARC, नॉट K। तो फ्लेम सेल सिर्फ प्लेटियलमेंट तक की सीमित नहीं है, बल्कि फ्लेम सेल और भी ग्रुप्स में पाई जाती है। फार्मूला बना लिया गया पार्क, PARC। अभी देखिएगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करके चल रहा हूं। तो P फॉर प्लेटिहेलमिन्थेस, A फॉर एनिलिडा, वो भी सम में पाया जाता है, और रोटीफर में पाया जाता है, ठीक है ना, और सिफेलोकॉर्डेट में पाया जाता है। सिफेलोकॉर्डेट हम कॉर्डेटा में पढ़ेंगे, और इसका बेस्ट उदाहरण है एम्फिऑक्सस। अच्छा, कल क्या बताया था, किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी रोल क्या होता है, किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी रोल क्या होता है। हाँ, तो याद रखना, अगर पूछा जाए इसका प्राइमरी रोल क्या है, अगर क्या एनसीईआरटी ने लिखा है, तो मैं भी रिकॉल करा दे रहा हूं, किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी रोल आपको पता है क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन यानी परासरण नियंत्रण, ऑस्मोरेगुलेशन यानी परासरण नियमन बोला था। और एक सेकेंडरी रोल क्या होता है, सेकेंडरी रोल होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये हर जगह अप्लाई होता है, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है, हर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ये काम है। प्राइमरी काम इज ऑस्मोरेगुलेशन, एंड व्हाट डज मीन द ऑस्मोरेगुलेशन बताएगा, शरीर के फ्लूइड में आयन और किसको मेंटेन करना, पानी को, वाटर और सॉल्ट या आयन को मेंटेन करना ही, संतुलित करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन। और सेकेंडरी रोल है रिमूवल ऑफ वेस्ट, दैट मीन एक्सक्रीशन। यानी इनवर्टिब्रेट्स में
सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म पाया जाता है। और वर्टिब्रेट्स में कैसा पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म। सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स में पहली बार बना प्लेटी एल्वेंथीज में, नाम था फ्लेम सेल। लेकिन फ्लेम सेल सिर्फ प्लेटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि और भी ग्रुप में पाई जाती है। फार्मूला क्या बनाया गया? पार्क। PARK ना बोल के PARC बोलेंगे। अच्छा, P स्टैंड फॉर प्लेटी एल्वेंथीज, A स्टैंड फॉर एनिलिड। याद ये रखेंगे कि कुछ एनिलिड में होता है, सभी में नहीं होता। R फॉर रोटीफर्स और C फॉर सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट का उदाहरण है एम्फिऑक्सस। और ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी रोल ऑस्मो रेगुलेशन होता है और सेकेंडरी रोल रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। कल बताया था ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। बॉडी के फ्लूइड में, अब बॉडी का फ्लूइड कुछ भी हो, बॉडी का फ्लूइड चाहे ब्लड हो, चाहे टिश्यू फ्लूइड हो, चाहे लिम्फ हो, ठीक है ना, इन या कोई भी फ्लूइड हो, किसी भी बॉडी फ्लूइड में पानी और नमक के बैलेंस करने को ही क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए एक बार एनसीईआरटी यहां तक कवर कर लेते हैं। ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब अगर एनिमल किंगडम का सर्वे करेंगे तो उसमें हमें कितने फाइलम मिले थे? 11। कितने फाइलम है? 11। क्या सभी फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है? आंसर आएगा नहीं पाया जाता। तो कहां से बनना स्टार्ट हुआ? प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज का कॉमन नेम प्लेटफॉर्म, हिंदी में बोलते हैं चपटे क्रमी। अगर बना भी तो कोई नाम होगा, नाम था फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया। तो पहले यहां तक कवर करते हैं। ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट द वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब सभी में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। ठीक है, अभी मैंने केवल उसका बताया है। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट these structures are simple tubular forms, बताया था। whereas vertebrate have complex tubular organ या complex tubular structure। ठीक है, जिसको अभी मैं बोलूंगा किडनी, इनको अभी मैं बोलूंगा किडनी। ठीक है ना। फिर बोला गया सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन हियर। देखो, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, तीसरा नाम मैंने आपको बताया सोलिनोसाइट। ठीक है, और लिखा है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, कहां पाई जाती है? प्लेटी एल्मेंथीज में पाई जाती है। प्लेटी एल्मेंथीज का कॉमन नेम है। ठीक है, उदाहरण दिया, उदाहरण ना भी याद करो चलेगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं याद करा दूंगा आपको। फिर कह रहा है और कहां पाया जाएगा? रोटी फर्स। फार्मूला याद करो, PARC। P फॉर प्लेटी एल्मेंथीज, ए फॉर एनिलीड, लेकिन क्या बताया था? सम एनिलीड। अच्छा, R फॉर रोटी फर्स और C फॉर सिफेलोकॉर्डेट, और सिफेलोकॉर्डेट का उदाहरण एम्फिऑक्सस हो गया। प्रोटोनेफ्रिडिया का प्राइमरी काम क्या होगा? प्राइमरी काम है आयन और फ्लूइड को मेंटेन करना, इनको रेगुलेट करना। दैट मींस ऑस्मो रेगुलेशन। ये रूल बना लो, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी काम यही होता है। ठीक है ना, और सेकेंडरी काम देखो नहीं लिखा उन्होंने, है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? किडनी। ऐड कर लेना, यही बोलते हैं ना।
और इसका एग्जाम्पल भी ऐड कर लो, प्लेनेरिया। बताओ, प्लेटी हेलमिंथेस में ऐसा नहीं कि केवल प्लेनेरिया ही आता है, इन्होंने लिख दिया प्लेनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, टेपवर्म। दो कॉमन एग्जाम्पल लिख लो, आने को तो इसमें फैस्क्यूला भी आता है, पर अभी केवल दो याद रखो। एनसीईआरटी ने एक दिया है, हम लोग दो लिख रहे हैं, प्लेनेरिया और टेपवर्म। प्लेनेरिया और टेपवर्म, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में ही आगे बढ़ते हैं। तो प्लेनेरिया और टेपवर्म, प्लेनेरिया लिख लिया है, प्लेनेरिया एंड टेपवर्म। अब आगे बढ़ते हैं, एक होता है अर्थवर्म। इनमें क्या होता है, इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया नहीं होता, उससे एडवांस चीज होती है। प्रोटोनेफ्रिडिया से एडवांस क्या हो सकता है? सर प्रोटो हटा देते हैं, प्रोटो हटा दो। प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब ऐसा नेफ्रिडिया जो कम विकसित हो, और अगर प्रोटो हटा दें तो बन जाएगा ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम क्या? नेफ्रिडिया, यानी ज्यादा विकसित होते हैं, इनको बोलते हैं नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया पाया जाएगा अर्थवर्म में। नेफ्रिडिया भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका भी दो काम है। प्राइमरी रोल आप जानते हो ना, क्या है प्राइमरी रोल? प्राइमरी रोल क्या है? प्राइमरी रोल है ऑस्मो रेगुलेशन। एंड सेकेंडरी रोल इज एक्सक्रीशन। बोल दूं, वेस्ट मटेरियल को निकालने को एक्सक्रीशन बोलते हैं, यानी उत्सर्जन। अब अर्थवर्म के बाद एनसीईआरटी की आई है कॉकरोच पर। आर्थ्रोपोड्स में आता है कॉकरोच। कॉकरोच, अब कॉकरोच में होता है मालपिगियन टिब्यूल्स। यहां पे एक बात को ध्यान रखना है, नॉट मालपिगियन बॉडी या कॉप्सल्स। मालपिगियन टिब्यूल बोलेंगे, मालपिगियन बॉडी या कॉप्सल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी किडनी में होता है, ये हमारी किडनी में होता है, कॉकरोच में नहीं होता। बताइए मालपिगियन टिब्यूल्स किससे संबंधित है? आंसर आएगा कॉकरोच या इंसेक्ट से। कॉकरोच या इंसेक्ट, कॉकरोच एक इंसेक्ट है कि नहीं है? तो कॉकरोच या इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों में होगा। अच्छा, मालपिगियन टिब्यूल्स बोलेंगे, लेकिन मालपिगियन बॉडी नहीं बोलेंगे, मालपिगियन कॉप्सल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये टर्म हमारे किडनी के अंदर आएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं ये होता कहां पे है। तो देखो, कॉकरोच में रफली देख लो कि तीन भाग होते हैं उसके एलिमेंट्री कैनाल में, फोरगट, फिर मिडगट और हिंडगट। ठीक है, तीन भाग होते हैं। फोरगट ये रहा, फोरगट मतलब आगे का भाग, ये माउथ, ये एनस, ये फोरगट, ये मिडगट, ये हिंडगट। किसके भाग हैं ये सब? ये सब है उसके एलिमेंट्री कैनाल के भाग हैं, आहार नाल के भाग हैं। आहार नाल हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है, एनस यानी गुदा पे खत्म होता है, राइट। उसमें तीन भाग है, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला। ठीक है, इसके जंक्शन पर, कहां के? यहां के जंक्शन पर, यहां के जंक्शन पर कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं, उन्हीं ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? उन्हीं ट्यूब्स को बोलते हैं मालपिगियन
ट्यूब्यूल्स। इसकी संख्या होती है 100 से 150, वैसे आगे बताऊंगा लेकिन यही बता दे रहा हूं। और ये कलर होता है इसका येलो, कलर होता है इसका येलो। संख्या होती है 100 से 150, कलर होता है येलो। येलो कलर ही बना ही देता हूं वरना देख के ही याद रहेगा। ऐसे होती बारीक बारीक, कई सारी होती है। सौ से 150 येलो कलर। तो 100 से 150 और येलो कलर होगी। 100 से 150 येलो कलर। तो अर्थवर्म में पाया जाता है नेफ्रीडिया, जो कि प्रोटोनेफ्रीडिया से आपको एडवांस लग रहा होगा। फिर उसके बाद पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स में मालपिगियन टिब्यूल्स। इसका मतलब सभी एनिमल्स में सेम टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यानी सभी में सेम टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, वेरी करते रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इंसेक्ट्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो आंसर क्या आएगा? मालपिगियन टिब्यूल्स। जब ट्यूब काफी पतली होती है तब उसे टिब्यूल्स कहते हैं। जैसे ब्रोंकाई काफी पतली होती है तो ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, राइट। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। तो इनकी संख्या कितनी होती है अभी से बता दिया, कॉकरोच पढ़ेंगे तो डिटेल में चलेंगे, पर अभी से बता दिया 100 से 150। और किसके जंक्शन पे पाया जाता है? मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर पाया जाता है। नंबर होते हैं 100 से 150, कलर होता है येलो। काम आपको पता होगा, बताओ। प्राइमरी रोल ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंडरी रोल रिमूवल ऑफ वेस्ट या एक्सक्रीशन। बोलो क्लियर है? आपको पता है इसलिए बार बार मैं सेम चीज नहीं लिखाऊंगा, रूल बता दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब आते हैं हम लोग, आर्थ्रोपोड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में रहते हैं। पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स को क्रस्टेशियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्टेशियंस। क्या बोलेंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यानी जलीय। इनमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल पहले बताऊं। इन्हें क्रस्टेशियंस कहते हैं, पहले इनको बता दें, इन्हें क्रस्टेशियंस कहते हैं, नोन एज क्रस्टेशियंस। एग्जाम्पल प्रॉन, झींगा मछली। एग्जाम्पल है प्रॉन, कल आपको दिखाया था सारा फिगर। झींगा मछली, झींगा मछली। अच्छा बताओ, झींगा मछली जो होती है उसमें किस कलर की ग्लैंड थी? ग्रीन, बिल्कुल सही, ग्रीन कलर। कल दिखा दिया है ना सब, आज केवल लिखा रहे ग्रीन कलर्ड ग्लैंड, जिसका नाम होता है ग्रीन ग्लैंड, इसीलिए उसका नाम पड़ा ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन कलर की थी इसलिए ग्रीन ग्लैंड, और एंटीना के पास थी, एंटीना पर थी इसलिए नाम पड़ा एंटीनरी ग्लैंड। दो नाम है।
एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड, इनके द्वारा ये एक्सक्रीशन करते हैं। मैं पूछूं इनका प्राइमरी रोल, आपको पता है ऑस्मोरेगुलेशन। मैं पूछूं इसका सेकेंडरी रोल, आप बताओगे सर रिमूवल ऑफ वेस्ट या एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट या एक्सक्रीशन। बताइए एक्वेटिक आर्थ्रोपोड को क्या बुलाते हैं, क्रस्टेशियंस। और इसका उदाहरण क्या है, प्रॉन। प्रॉन मतलब क्या, झींगा मछली। झींगा मछली में किस कलर की ग्लैंड थी, ग्रीन। हमने उसे क्या नाम दे दिया था, ग्रीन ग्लैंड। एंटीना के पास होती है, नाम बोलेंगे एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड। एंटीनरी ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम एंटीनरी ग्लैंड। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम एंटीनरी ग्लैंड। देखिए एक बार एनसीईआरटी यहां तक कवर करते हैं। नेफ्रीडिया किसमें पाया गया था, नेफ्रीडिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। ये देखो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहां पाया गया था, अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। मतलब अगर आपसे पूछा जाए एनिलिड्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे नेफ्रीडिया। जबकि आप बताओ प्रोटोनेफ्रीडिया कुछ एनिलिड में पाया गया था। प्रोटोनेफ्रीडिया फाउंड इन सम एनिलिड, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया सम एनिलिड में पाया गया था। जबकि आप देख रहे हो कि जो नेफ्रीडिया है वो ज्यादातर एनिलिड्स में पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रीडिया का प्राइमरी काम क्या है, प्राइमरी काम था ये मेंटेन ऑफ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ये सेकेंडरी काम है। रिमूवल ऑफ वेस्ट क्या होता है, सेकेंडरी काम। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, भले आगे पीछे लिखा है पर काम दोनों लिखा है, इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी बोला भी नहीं है। मालपिगन टिब्यूल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, बताया था आपको। और मालपिगन टिब्यूल्स का काम भी वही है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीनरी ग्लैंड जो होती है उसका दूसरा नाम ग्रीन ग्लैंड, क्या करती है, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। कहां पे, क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन किसे कहते हैं, पानी वाले आर्थ्रोपोड को, पानी वाले आर्थ्रोपोड को। और एग्जांपल झींगा मछली यानी प्रॉन्स, झींगा मछली यानी प्रॉन्स, तो प्रॉन्स में पाई जाती है। यहां तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। अब आते हैं अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। ये हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देखो आपने देखा होगा वेना केवा को आप पहचानते हो, वेना केवा क्या होती है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट को ले जाती है, याद करो। और एरोटा क्या होता है, जो ब्लड लाता है, याद करो। यहां से जो एरोटा आपको दिख रहा है, देखो ये एरोटा है और ये वेना केवा है। वेना केवा ब्लड ले जाती है कि लाती है, अच्छा। और हार्ट से ब्लड लाती कौन है, हाँ। इसमें किस कलर का ब्लड था और इसमें किस कलर का ब्लड था, ठीक है ना। अब ये किडनी से ब्लड वापस लाएगी और ये किडनी को ब्लड देगी। देखो किडनी के लिए वर्ड आता है रीनल, किडनी के लिए क्या वर्ड आता है, रीनल। बताओ इसका नाम क्या पड़ेगा, जो किडनी से ब्लड वापस लाएगी, रीनल, रीनल वेन। जो वापस ला रही है वो रीनल वेन है, और जो यहां सप्लाई कर रही है रीनल आर्टरी। तो बताइए जो वापस ला रही है, ये देखो ब्लू कलर वाली, ये क्या है, रीनल वेन। और जो सप्लाई कर रही है उसे क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। ठीक है, फिर किडनी दो होती है हमारे पास, एक लेफ्ट और एक राइट वाली, एक लेफ्ट और एक राइट वाली, ठीक है ना। फिर आगे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी होती है, उसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड मतलब होता है पास में, एड मतलब सिखाया था आपको एक बार, एड मतलब होता है करीब। अच्छा किसके करीब है, रीनल यानी किडनी के करीब है, नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड, नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड। बताइए द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ओवर द किडनी, क्या नाम है इसका, एड्रीनल ग्लैंड। एड मतलब करीब में, पास में, और रीनल मतलब क्या, किडनी, किडनी के पास है इसलिए नाम पड़ा एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा रीनल आर्टरी क्लियर, रीनल वेन क्लियर। बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सप्लाई होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कौन ले जाएगा, रीनल वेन। किडनी कितनी होती है, किडनी किस शेप की होती है, बीन शेप, सेम के बीच के आकार की। किडनी जो होती है उसके ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड।
अच्छा, किडनी से जो पाइपलाइन निकलती है, जो यूरिन को लेके जाएगी, यूरिन को लेके जाती है, उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं यूरिटर, हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिनी, है ना? तो ये यूरिटर। उसके बाद ये एक पाउच है, पाउच में जहां यूरिन इकट्ठा होता है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं मूत्राशय। और एक होता है यूरिथ्रा जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, ठीक है ना? तो ये फाइनली यहां पर ये चीजें होती है। तो बताइए, आवर बॉडी, आवर एक्सक्रीटरी, इन आवर बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरिटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड सिंगल यूरिथ्रा। ये आएगा कि नहीं आएगा? देखो एनसीईआरटी ने लिखा है, अभी मैं नोट्स बनवा रहा हूं। ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आता है, एक पेयर किडनी होती है, एक पेयर यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक ही क्या होता है? यूरिथ्रा। किडनी किस कलर की होती है? रेडिश ब्राउन। किडनी किस कलर की होती है? देखो किडनी किस कलर की है? रेडिश ब्राउन। किडनी इज रेडिश ब्राउन, ठीक है। और किडनी का शेप कैसा है? और किडनी की पोजीशन बता देता हूं। यहां पे ये थोरेसिक वर्टिब्री यहां कहीं एंड हो जाती है, यहां कहीं थोरेसिक वर्टिब्री एंड हो रही है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री का नाम नंबर T12, T12, T12 लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री को बोलते हैं। और यहीं से चालू हो जाएगी क्या? एब्डोमिनल कैविटी। और किडनी एब्डोमेन में होती है और इस तरफ होती है, पीछे की तरफ, यानी डॉर्सल साइड की वेंट्रल साइड। किडनी यहां और यहां है, किडनी यहां और यहां, मतलब किस साइड है? डॉर्सल की वेंट्रल। पीछे के भाग को क्या कहते हैं? डॉर्सल। और आगे के भाग को? किडनी इधर नहीं है, किडनी इधर है। तो किडनी कहां पे है? डॉर्सल भाग में है, ठीक है ना? डॉर्सल भाग में है। और किडनी जो है उसको सुरक्षा दे रही है, दो रिब्स सुरक्षा देती, 11 नंबर वाली और 12 नंबर वाली। और किडनी की पोजीशन कहां से स्टार्ट होगी? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रे से लेके 1 2 3 थर्ड नंबर तक। यानी कहां से कहां तक? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री 12 नंबर वाली होती है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री कौन सी होती है? 12 नंबर वाली होती है। और यहां से लेके यहां तक होगी, L3 तक। L3 यानी थर्ड नंबर। बताओ, लास्ट थोरेसिक यानी T12, फिर L1, L2, L3, यानी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। बताओ किडनी की पोजीशन बताओ। T12 टू L3, T12 टू, अच्छा T12 मतलब कौन सी? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री। T फॉर थोरेसिक वर्टिब्री। और केवल 12 ही होती है, इसलिए लास्ट हुई ना। अच्छा, और ये जो होती है लंबर वाली, ये किस नंबर तक जाएगी? L3 तक। तो किडनी की पोजीशन भी क्लियर हो गई, किडनी का कलर भी क्लियर हो गया। किडनी का आइए वेट बता देते हैं, 120 से 170 ग्राम ईच। 120 से किडनी का वेट, किडनी की पोजीशन T12 से L3 यानी लास्ट थोरेसिक से थर्ड नंबर तक। बोलो किडनी की पोजीशन, अरे पोजीशन इधर बताओ। डॉर्सल की वेंट्रल, एब्डोमिनल कैविटी की थोरेसिक कैविटी? हाँ, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और किडनी का कलर रेडिश ब्राउन, किडनी का शेप, हर एक किडनी का भार 120 से 170 ग्राम, ठीक है ना? और हर एक किडनी की लंबाई सुनो, लंबाई सुनो, 10 से नहीं 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना? किडनी की चौड़ाई सुनो, 5 से 7 सेंटीमीटर। किडनी की मोटाई सुनो, मोटाई, तो मोटाई जो होती है ना 2 से 3 सेंटीमीटर। बताओ किडनी की लंबाई, किडनी की चौड़ाई, किडनी की मोटाई, किडनी की पोजीशन T12 से L3 तक। किडनी की बॉडी वाइज पोजीशन, एब्डोमिनल कैविटी की थोरेसिक कैविटी, डॉर्सल साइड की वेंट्रल साइड, ठीक है ना? और किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अभी लिखाऊंगा, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो देखो कई चीजें हमने आपको यहीं पे करा दी, देखो एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। किडनी रेडिश ब्राउन, किडनी का शेप तीन से, किडनी सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक यानी T12 और थर्ड नंबर वर्टिब्री, और क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल, यानी इधर क्लोज होती है, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जबकि हमारा लंग्स और हमारा हार्ट
थोरैसिक कैविटी में होता है। बताओ, हमारा हार्ट और लंग्स कहाँ होता है, लेकिन हमारा जो किडनी होती है वो कहाँ होती है? अच्छा, आगे होती है कि पीछे? मतलब वेंट्रल की डॉर्सल। अच्छा, किडनी का शेप, किडनी की पोजीशन T12 टू L3, यानी लास्ट थोरैसिक से थर्ड नंबर। हर एक किडनी की लंबाई 10 से 12, किडनी की चौड़ाई 5 से 7, किडनी की थिकनेस 2 से 3, 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3। हर एक किडनी का भार 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम। समझ में आई बात? देखो, किडनी की पोजीशन क्लियर हो गई, और ये भी बता दिया क्लोजर टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द डोमिनल कैविटी। ईच किडनी इन एडल्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई, और एवरेज वेट होता है क्या? 120 से 170 ग्राम। यहां तक क्लियर हो गई? यहां तक पहले कवर कर लेते हैं। हार्ट के राइट चैम्बर में कैसा ब्लड होता है? अभी पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ये इंफीरियर वेना केवा, इसमें भी कैसा ब्लड है? ठीक है। अच्छा, यहां भी कैसा ब्लड सप्लाई कर रही है? किडनी को कैसा ब्लड लेके आ रही है? वेन का काम होता है ब्लड लाना कि ले जाना? वेन का काम ब्लड लाना होता है कि हार्ट को वापस ले जाना होता है? हार्ट को वापस ले जाना। ऑर्गन से ब्लड को लेना और हार्ट को सप्लाई कर देना, ये वेन का काम है। ठीक है, लिख देते हैं। ये है इंफीरियर वेना केवा। कौन सी? इंफीरियर वेना केवा। ये ब्लड इधर ले जा रही है, बोलो सही है? ये ब्लड इधर ले रही है, और कहां से लेके आ रही है? किडनी से लेके आ रही है। तो इसका नाम तो पड़ गया इंफीरियर वेना केवा। इसका क्या नाम होगा? किडनी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? रीनल। तो रीनल वेन, रीनल वेन। और यहां पे की बना दें कि ये रीनल मतलब किडनी, हेड मतलब होता है नियर। ये की है हमारी, ये दो चीज की काम आने वाली है। अब देखो, नियर नियर, अब देखो किडनी से कैसा ब्लड ले जाना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किडनी को कैसा ब्लड ले जाना है? किडनी से कैसा ब्लड वापस ले गई? डीऑक्सीनेटेड। कहां चली गई? नहीं, पहले बताओ किडनी से जो निकला उसका नाम। कैसा ब्लड लेके जा रहा है? कहां पे मिला दिया? इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा ने कहां भेज दिया? हार्ट के कौन से चैम्बर में? सर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट
एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। याद आया? अब बताओ इधर कैसा ब्लड होगा, इधर भी कैसा होगा, इधर भी कैसा होगा। अब बताओ जरा इसका नाम बताना, इसका नाम बताइए। इसका नाम होगा अरोटा। लेकिन चूंकि ये डॉर्सल साइड पे होता है तो पूरा नाम पड़ा डॉर्सल एरोटा, और ये इसको बोल देते हैं महाधमनी। अभी पढ़ा है ना हमने। इसमें ब्लड इधर से इधर आता है, देख लो साफ साफ, और फिर इधर का ब्लड इधर सप्लाई हो जा रहा है, देख लो साफ साफ। इसका क्या नाम है? इसका नाम तो पता चल गया सर, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रीनल, रीनल आर्टरी। किसको ब्लड सप्लाई करती है? ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है। रीनल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई कर रही है? किडनी को सप्लाई कर रही है। रीनल वेन किससे ब्लड वापस ला रही है? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है? चलो जल्दी करो। अच्छा, वो महाशिरा है, सॉरी इसकी हिंदी गलत लिख दी है मैंने, ये महाशिरा होता है, बताया सही था, महाशिरा। वेन यानी सिरा और धमनी यानी आर्टरी। हम्म, तीन बॉटल गिरा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो किस तरफ से कैसा कनेक्शन है। एक तरफ से वेन ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ले जा रही है, और दूसरी तरफ से एरोटा जो है हार्ट से दूर लेके आ रहा है और ऑर्गन को सप्लाई कर दे रहा है। किडनी एक ऑर्गन है कि नहीं है? और हर ऑर्गन में क्या होता है, किडनी एक ऑर्गन यानी अंग है, और हर अंग में ब्लड को लाना है और ब्लड को ले जाना है। लाएगा कौन? आर्टरी। और ले कौन जाएगा? वेन। अच्छा, लाएगा कैसा? ऑक्सीजनेटेड। ले कैसा जाएगा? डीऑक्सीनेटेड। क्योंकि आपको पता है, देखो वापस चलते हैं जरा, पिछले चैप्टर को कनेक्ट करते हैं। ऑर्गन से छोटा टिश्यू, टिश्यू से छोटा सेल। हर सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स, और क्या? अच्छे पदार्थ। तो ये देखो यहां से अच्छे पदार्थ और न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और विटामिन और आयंस और फलाना और धमाका सब आ रहा है, और यहां से कचरा निकल निकल के जा रहा है, CO2 निकल निकल के जा रही है, वेस्ट निकल निकल के जा रहा है, हार्मफुल सब्सटेंस निकल निकल के वापस जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सर्कुलेशन करवाने से फायदा क्या हुआ? पूरा चैप्टर पढ़ा था सर्कुलेशन वाला। क्लियर हो गया? और यहीं पर एड का मतलब बता दें। एड का मतलब क्या? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, इसका नाम भी लिख देते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, पढ़ेंगे हम लोग। किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन दे रहा है? रीनल आर्टरी। किडनी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन वापस ला रहा है? अच्छा, फिर ये जो रीनल आर्टरी है ये कहां से अराइज हुई है?
डॉर्सल एरोटा कहां सप्लाई कर रही है? किडनी। और ये कहां से अराइज हुई है? रीनल वेन अराइज हुई है कहां से? किडनी। और कहां को सप्लाई कर रही है? इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। और किडनी के ऊपर की ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। इतनी बात समझ में आई? तो हर ऑर्गन के साथ ऐसा ही चलता है, हर ऑर्गन में ऐसा ही चलता है जैसा आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते रहना है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न करना है। और वेन हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड ले जाते हैं और आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर ब्लड ले जाती है। ठीक है ना? ये टुवर्ड्स द हार्ट, ये अवे फ्रॉम द हार्ट, ये टुवर्ड्स द ऑर्गन, ये अवे फ्रॉम द ऑर्गन। राइट? अब देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरिटर, वन पेयर नहीं सिंगल, ये होगा सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरिनरी ब्लैडर। और एक होगा यूरिथ्रा। ये वन पेयर, ये वन पेयर, ये एक और ये एक। सबसे पहले पढ़ेंगे किडनी के बारे में। किडनी का शेप, किडनी की साइज, किडनी की पोजीशन, और किडनी किस कैविटी में है, किडनी की लेंथ, किडनी का विड्थ, किडनी की थिकनेस, फिर किडनी का वेट, फिर किडनी का कलर। इतनी चीजें पे क्वेश्चन आता है, तो मैं एक एक करके बताता हूं। आपको अभी याद करा दिया है वैसे। किडनी का शेप होता है बीन शेप, किडनी का शेप होता है बीन शेप्ड। ठीक है ना? किडनी का साइज होता है, साइज इधर लिख देते हैं, साइज को यहां ले लो। साइज को यहां ले लो, चलो। लेंथ, विड्थ, थिकनेस। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर। किडनी की पोजीशन T12 बोलते हैं लास्ट थोरेसिक को, लास्ट थोरेसिक। 2 थर्ड लंबर, और लंबर को बोलते हैं L3, उसको T12 12 3। किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम ईच। किडनी का कलर रेडिश ब्राउन। किडनी की सिचुएशन, डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है।
डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, बताया था। हाँ तो सिचुएशन ही तो बोलेंगे। अरे सिचुएशन मतलब स्थिति, तो किस तरफ है, डॉर्सल साइड पे है ना। तो शेप, बीन शेप, साइज, लेंथ, वेट और थिकनेस में पूछी जाएगी। पोजीशन T12 से L3 तक, वेट 120 से 170 ग्राम, कलर रेडिश ब्राउन, और सिचुएशन होती है इसकी डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी में। डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी में। इतनी बात क्लियर। और किडनी प्रोटेक्टेड कैसे होती है, किडनी कैसे प्रोटेक्टेड होती है, इसके बारे में बात करते हैं। हो गया। अब देखिए, प्रोटेक्टेड बाई फ्लोटिंग रिफ्स, प्रोटेक्टेड बाई फ्लोटिंग रिफ्स। अब फ्लोटिंग रिफ्स कौन सी होती है, 11th एंड 12th पेयर, 11th एंड 12th पेयर, 11th और 12th पेयर वाली जो होती है उसे फ्लोटिंग रिफ्स कहते हैं। बताइए फ्लोटिंग रिफ्स कैसे प्रोटेक्ट होती है, प्रोटेक्टेड बाई फ्लोटिंग रिफ्स, प्रोटेक्टेड बाई फ्लोटिंग रिफ्स, प्रोटेक्टेड बाई फ्लोटिंग रिफ्स। अब देखो जो किडनी होती है, बीन शेप की होती है,
तो किडनी बीन शेप की होती है, ठीक है। किडनी में दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ये बाहर वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। ये थिन पार्ट होता है, थिन होता है, आउटर होता है, ठीक है। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो अभी मैंने किसी कलर का नहीं बनाया हुआ, ये यहां कुछ पिरामिड्स पाए जाते हैं, ऐसे यहां कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्लास चल रही है, बातें क्यों कर रहे हो भाई? क्लास चल रही, फिर भी बातें चल रही हैं। मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा बनाने का। अभी भी चल रही बातें। ऐसे ही पिरामिड और भी जगह पे होते हैं, यहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं। मैंने दो जगह बनाए हुए हैं। तो ये हो गया कॉर्टेक्स और ये वाला हिस्सा हो गया मेडुला। मेडुला होता है थिक और मेडुला होता है इनर। और कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा आप देख पा रहे हो मेडुला में धस गया है। जो हिस्सा धस गया है उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, उसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर यहां से यहां तक का, ये रीनल पिरामिड कहलाता है। रीनल या मेडुलरी पिरामिड, रीनल या मेडुलरी पिरामिड कहलाता है। रीनल या मेडुलरी पिरामिड, ये हो गया कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी कौन है? कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुला में धस गया है। कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो मेडुला में धस गया है उसे बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये देखो, ये यहां पर होते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल या मेडुलरी पिरामिड्स, रीनल या मेडुलरी पिरामिड्स। अब आप इन पिरामिड से देख रहे हो छोटी छोटी ट्यूब निकल रही है, इनको बोलते हैं माइनर कैलिस, माइनर कैलिसिस, और सिंगुलर फॉर्म में इसे बोलते हैं कैलिक्स। प्लूरल फॉर्म में कैलिसिस बोलते हैं और अदरवाइज बोलेंगे उसको कैलिक्स। देखो जब कई सारी माइनर कैलिक्स देखो जब जुड़ जा रही हैं, ये कई सारी माइनर कैलिक्स जुड़ी तो बन गया मेजर कैलिक्स। क्या बन गया? मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स ओपन हो गया इस देखो ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर में। ये देखो चौड़ा है, काफी चौड़ा है, और फनल मतलब आगे से चौड़ा नीचे से पतला,
फनल मतलब होता है कीप नुमा, ये देखो कीप ऐसी होती है फनल शेप, तो फनल शेप स्ट्रक्चर ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर में खुल गया, एंड दैट इज उसका कोई नाम भी होगा, उसका नाम है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, पेल्विस ब्रॉड स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अच्छा बताओ हमारी बॉडी में सबसे ब्रॉड स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे, इसलिए इसका नाम पड़ा पेल्विस, ठीक है ना, हर एंगल से ब्रॉड है, देखो यहां से भी ब्रॉड है, बैक से भी ब्रॉड है, ठीक है ना, तो हर एंगल से ब्रॉड है, इसलिए नाम पड़ा पेल्विस, तो पेल्विस इसको बोलते हैं। वैसे इसका सबसे ब्रॉड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, तो नाम पड़ा रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस ओपन इनटू, याद करो, यूरिटर, यूरिटर, रीनल पेल्विस ओपन इनटू यूरिटर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक खांचा टाइप का बन गया यहाँ और इस जंक्शन पे, इस खांचे को, इस ग्रुप को, ग्रुप या नॉच इज नोन एज, ग्रुप या नॉच इज नोन एज हाइलम, ग्रुप या नॉच को बोलते हैं हाइलम, दिया होगा एनसीईआरटी में। ये हाइलम, हाइलम नॉच होता है कॉनकेव सरफेस पर, और ये हिस्सा कैसा है, इधर वाला सरफेस का कैसा है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस, दो सरफेस होते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस, और इधर वाला बताओ ये कौन सा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस, मतलब इसे बोलते हैं उत्तल पृष्ठ, और इसे बोलते हैं अवतल पृष्ठ। तो किडनी का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आपको दिख रहा है किडनी में दो भाग होते हैं, बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला, कॉर्टेक्स पतला और बाहर की तरफ, और मेडुला मोटा और अंदर की तरफ, और किडनी में दो फेस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉनकेव फेस पर ही पाया जाता है खांचा, ये देखो खांचा, इस खांचे या खांचे को ग्रूव या नॉच कहते हैं, और इसे ग्रूव या नॉच को बोलते हैं हमने हाइलम, एक नया नाम दे दिया हाइलम, और हाइलम से क्या क्या इंटर करता है और क्या क्या बाहर आता है, यहीं से रीनल रीनल ब्लड वेसल्स, यहीं से रीनल ब्लड वेसल, यूरिटर, ठीक है ना, यूरिटर और नर्व वगैरह यहीं से इंटर करेंगी, यहीं से देखो क्या क्या इंटर करेंगी, ये लिखा हुआ है, कहां गया, हाइलम, यहीं से यूरिटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इंटर करती है, यानी तीन चीजें लिखी हैं एनसीईआरटी ने, यहीं से क्या क्या, मैं पूरा लिख देता हूं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, सही है, रटना ना पड़े, रीनल वेन, यूरिटर दिख रहा है साफ साफ, यूरिटर व नर्व्स एंटर करती हैं, बस इसी खांचे को हाइलम कहते हैं, इसी खांचे को हाइलम कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, अभी मैं थ्योरी पढ़ूंगा, देखना एक भी लाइन छूटेगी नहीं, और सारी चीजें इस फिगर में क्लियर है, और ये एनसीईआरटी का ही फिगर है, और एनसीईआरटी ने यहां बहुत सारी लाइनिंग्स बना दी है, वो लाइनिंग्स क्या है इस जगह पर, यहां बहुत सारी लाइनिंग्स बनाई हुई है एनसीईआरटी ने, ये लाइनिंग क्या है, मैं आपको अभी कुछ देर बाद बताऊंगा, अभी तुरंत नहीं क्लियर होगा, कुछ देर बाद इस लाइनिंग का नाम बताऊंगा।
तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये क्या था? ये मेडुला था। ठीक है ना, बताने के लिए सिर्फ हाईलाइट करा रहा हूं। तो एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। किडनी के ऊपर एक कवर भी होता है, वो भी टफ लेयर का बना होता है। किडनी के चारों तरफ एक कवर भी होता है, पूरे पे होता है, मैं जरा सा भी बता रहा हूं। ये टफ कैप्सूल। टफ कैप्सूल क्या होती है? किडनी की कवर होती है। किडनी इज कवर्ड बाय टफ कैप्सूल। किडनी इज कवर्ड बाय टफ कैप्सूल। किडनी इज कवर्ड बाय टफ कैप्सूल।
यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा है। एनसीईआरटी कहती है ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर आएगा किडनी, एक पेयर आएगा यूरेटर, एक आएगा यूरिनरी ब्लैडर और एक आएगा यूरिथ्रा। किडनी कैसी होती है? रेडिश ब्राउन। और किडनी कैसी होती है? बीन शेप। और सिचुएटेड होती है बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर, यानी ये पोजीशन है उसकी। और देखो सिचुएशन में ये भी दिया है क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एग्जैक्ट सिचुएशन है, वो पोजीशन है और ये सिचुएशन। ईच किडनी of an adult human 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width or 2 to 3 centimeter in thickness with an average weight of 120 to 170 grams towards the center of inner concave surface। मतलब concave surface पर क्या था? एक खांचा था। खांचे को क्या बोलते थे? हाइलम। हाइलम से ही यूरिटर और ब्लड वेसल मतलब रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन और नर्व्स एंटर करती थी। इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर की तरफ एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर था, ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, दैट इज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस में कुछ उभार दिखाई पड़ रहे थे, इन उभार को कैलिसिस कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, माइनर और मेजर। ये देखो कुछ उभार दिख रहे हैं, ये और ये, इनको कैलिसिस कहते हैं। देखो रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसिस। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, आउटर लेयर इज टफ कैप्सूल, टफ कैप्सूल से घिरी होती है। फिर बताया गया इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, द आउटर कॉर्टेक्स एंड medulla is divided into two mass that is medullary pyramid projecting into the calyx। देखो मेडुला में ये पिरामिड और ये प्रोजेक्ट हो रहे थे कैलिसिस में। ये देखो कैलिसिस में खुल रहे थे, माइनर कैलिक्स में खुले, माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स में खुल गई। मेजर कैलिक्स कहां खुल गया? ब्रॉड फनल से स्ट्रक्चर दैट इज रीनल पेल्विस। देख लो एक भी लाइन छूट आप जरूरत नहीं है। फिर कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द कह रहे कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। मतलब कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो पिरामिड्स के बीच आ गया था, कॉर्टेक्स का वो हिस्सा जो पिरामिड था, उसे क्या कहते थे? कॉलम ऑफ बर्टिनी। पूरा नाम है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी या कॉलम ऑफ बर्टिनी। हर एक किडनी के अंदर, अब आगे चलते हैं, हर एक किडनी के अंदर क्या होता है? हर एक किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख, ठीक है ना। ईच किडनी 1 मिलियन यानी 10 लैक्स क्या पाया जाता है? स्ट्रक्चर्स। 1 मिलियन यानी 10 लैक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं दीज आर नेफ्रिडी नेफ्रॉन्स। इन्हें क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का पूरा नाम होता है यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल, यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल। और इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब स्ट्रक्चर भी बना रही है और फंक्शन भी यही करेगी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यही होती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हर एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं।
नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। Uriniferous tubule, and this is the structural and functional unit of kidney. अब नेफ्रॉन में दो भाग होते हैं, आपको पता है नेफ्रॉन में दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस और एक को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। एक को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल, एक को बोलते हैं ग्लोमेरुलस और एक को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स। फिनिश्ड। तो किडनी में किडनी की यूनिट का नाम ना, देखो हर एक किडनी में लगभग 1 बिलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन विच आर फंक्शनल यूनिट, इन्होंने केवल फंक्शनल बोली है, जबकि स्ट्रक्चरल भी होती है और फंक्शनल भी होती है। और हर एक नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट क्या है? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। अब आइए कि को देखते हैं क्या है। इधर लिख देते हैं कॉर्टेक्स और इधर लिख देते हैं मेडुला। ये है आपका एक नेफ्रॉन, इसका इसके अंदर याद करो, इधर से ब्लड सप्लाई आ रही है और इधर से होते हुए चली जाएगी। जो ब्लड सप्लाई आ रही है इधर वो ब्रॉड है, और जो ब्लड वेसल इधर से वापस जा रही है वो पतली मैंने बनाई, देख रहे हो आप? ठीक है। ये जो जाल फैला हुआ है कैपिलरी का, यही है ग्लोमेरुलस।
दिस इज ग्लोमेरुलस। ये कुछ और नहीं है, दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट ऑफ कैपिलरी यानी कैपिलरी का जाल है, कैपिलरी का जाल है। और ये जिधर से आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये आ रही है रीनल आर्टरी से, और ये जा कहां रही है? रीनल वेन को। बोलो क्लियर है? अच्छा, लेकिन इस आर्टरी, इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। क्या नाम है इसका? एफरेंट आर्टीरियोल। इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। जो लाता है उसको एफरेंट आर्टीरियोल। आर्टरी जब टूटती तो आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल। तो ये क्या हो जाएगी? ये दूर ले जा रही है, इसलिए नाम हो जाएगा इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल, जो दूर ले जाएगा उसे इफरेंट आर्टीरियोल। देखो ब्लड किधर से आ रहा है? ब्लड इधर से आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, और ब्लड यहां से वापस चला जा रहा है, इधर से वापस चला जा रहा है। तो आ इधर से रहा है, फिर इधर आया, फिर यहां से होते हुए यहां वापस चला गया, इधर वापस चला जाएगा। जगह नहीं है, नहीं तो उसके अंदर बना देते हैं, ठीक है ना? तो एफरेंट से ब्लड आएगा, पहले रीनल आर्टरी में आया, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल में आया, एफरेंट आर्टरियोल से ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस कुछ और नहीं, कैपिलरी का जाल है। टफ्ट का मतलब होता है जाल। अच्छा, फिर आप देखो, एफरेंट और इफरेंट के बीच में ग्लोमेरुलस का जाल होता है, और इफरेंट आर्टरियोल खुल जाती है बाद में किसमें? रीनल वेन में। किसका डायमीटर ज्यादा है, किसका डायमीटर कम है? तो ब्लड आ ज्यादा रहा है, निकल कम रहा है, तो यहां प्रेशर क्रिएट होगा, उसी प्रेशर के कारण ब्लड छनेगा, उसी प्रेशर के कारण ब्लड छनेगा और यूरिन में कन्वर्ट होगा। राइट है? तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये रीनल ट्यूब्यूल ये रहा। अब रीनल ट्यूब्यूल का नाम बता दें आपको। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या होगा? ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है। कप शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। बोमेन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समीपस्थ कुंडलित नलिका, सुना है? और ये हिस्सा तो मेडुला कहला रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हो गया बोमेन कैप्सूल, दूसरा हो गया ये। अब ये देख पा रहे हो, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं दैट इज हेनलेस लूप। फिर आप देख पा रहे हो, फिर से एक ये ट्यूब है जो ऐसे ट्विस्टेड है, इसको बोलते हैं डीसीटी। पूरा नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये खुल जाती है एक स्ट्रेट ट्यूब में, ये स्ट्रेट ट्यूब में खुल जाती है, डीसीटी ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है? और ये कलेक्टिंग डक्ट पता है, किसी नेफ्रॉन की ट्यूब नहीं है, इसमें कई सारे खुलते हैं, बहुत सारे खुलते हैं, इधर भी खुल रहा है, इधर भी खुल रहा है, कई सारे डीसीटी खुल जाते हैं। तो कई सारे डीसीटी खुलते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये किसी एक का पार्ट नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है।
नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बल्कि एक कॉमन ट्यूब है। दिस इज कॉमन ट्यूब, दिस इज कॉमन ट्यूब। और शब्द यूरिन यहां पे पहली बार करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में ही शब्द यूरिन इस्तेमाल किया जाएगा। बताओ यूरिन या मूत्र वर्ड पहली बार कहां यूज करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में। और यूरिन होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब काफी गाढ़ा होता है, ब्लड की तुलना में 4 गुना गाढ़ा होता है। टर्म यूरिन पहली बार कहां इस्तेमाल करेंगे? बताओ कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है? कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा बताओ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले, कप शेप स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर। क्या कलेक्टिंग डक्ट किसी नेफ्रॉन का पार्ट है? नहीं, ये केवल बस उसको इकट्ठा कर रहा है, यूरिन को। अच्छा कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में, कौन सा मेडुला में? देखो ग्लोमेरुलस कहां पे है? कॉर्टेक्स में। बोमेन्स कैप्सूल कहां है? तो बताओ पीसीटी कहां है? पीसीटी कहां है? लेकिन लूप ऑफ हेनले कहां होता है? मेडुला में। देख लो साफ दिख रहा है आपको। मतलब इस फिगर से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिला के हम एक नाम दे सकते हैं। इन दोनों को मिला के हम एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं? इन दोनों को मिला के हम एक नाम दे सकते हैं। देखो दिस प्लस दिस, इसको बोल सकते हैं मालपीगियन। याद करो अभी कुछ देर पहले बोला था मालपीगियन बॉडी या कॉप्सल्स। अब याद आया? कुछ देर पहले बोला था मालपीगियन बॉडी या कॉप्सल्स। बताओ मालपीगियन बॉडी या कॉप्सल्स किसे बोलते हैं? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, इसी को रीनल कॉप्सल्स भी कहते हैं। मालपीगियन बॉडी या फिर मालपीगियन कॉप्सल्स या रीनल कॉप्सल्स। छोटी छोटी बातें हैं। देखो कप शेप स्ट्रक्चर को वुमेन कैप्सूल, और ये अंदर का लाल वाला जाल ये ग्लोमेरुलस है। इन दोनों को मिला लो तो इस पूरी सराउंडिंग को बोलते हैं मालपीगियन बॉडी। जबकि मालपीगियन टिब्यूल कॉकरोच में पाया गया था, याद है? बताया था उस समय भी। अब क्लियर दिखा भी दिया। अच्छा अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि रीनल पिरामिड में कुछ लाइंस पाई जाती हैं। वो लाइंस क्या थी? वो लाइंस कलेक्टिंग डक्ट को दर्शा रही थी। यानी कि रीनल मेडुलरी पिरामिड में कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा होता है। ये देखो इधर देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट है सबका, ये सबका कलेक्टिंग डक्ट है। एनसीईआरटी ने भी लाइनें दर्शाई हुई है, देखो है। ये लाइनें दे आर नथिंग, दे आर कलेक्टिंग डक्ट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ रीनल पिरामिड? रीनल पिरामिड का काम है कलेक्टिंग डक्ट को एकत्रित करना, कलेक्टिंग डक्ट को एकत्रित करना। बता दिया है, अभी लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार हमको इस फिगर से काफी कुछ क्लियर हो गया कि रीनल कॉप्सल्स क्या है और कहां से ब्लड आ रहा है, कहां को जा रहा है।
किस पार्ट को क्या कहते हैं? कौन सा कॉर्टेक्स में, कौन सा मेडुला में? कौन सा भाग रीनल पिरामिड का नहीं है? कौन सा भाग रीनल पिरामिड का नहीं है? हाँ, ये था होगा ना, समीपस्थ। तो इस तरीके से आज आपने देख लिया किडनी का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग ने नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कर लिया, कल इसके आगे बढ़ेंगे।